ओके, सो लास्ट क्लास में हमने लाइंस एंड एंगल्स के बारे में कुछ सीख लिया था कि लाइंस क्या होता है, एंगल्स क्या होता है, रे क्या है, नाम कैसे लेना है। ये सारा चीज़ मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता दिया था। तो आज हम लोग क्या करेंगे, चैप्टर 5 का पहला एक्सरसाइज करेंगे, यानी एक्सरसाइज 5.1 करेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? तो याद रखना, दो एंगल को मिलाकर अगर 90 डिग्री होता है सो डैट इज़ कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अगर कोई एक एंगल आपको पता है तो दूसरा वाला आप आसानी से निकाल सकते हो, दोनों को प्लस करने के बाद 90 होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर पहला एंगल जो है आपको 50 दिया हुआ है तो उसका दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? तो 50 दिया हुआ है, 50 में और कितना प्लस करेंगे तो 90 होगा? डेफिनेटली 40। सो 40 विल बी द नेक्स्ट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक एंगल दिया हुआ है 20 डिग्री। सो एक्सरसाइज 5.1, एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का 1 या फिर ए जो भी है, तो इसमें पहला दिया हुआ है 20 डिग्री। सो हम मान लेते हैं द फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट्री या फिर कॉम्प्लीमेंट एंगल इक्वल्स टू 20 डिग्री। सो दोनों मिलाकर हमको पता है कि 90 डिग्री होता है। तो कॉम्प्लीमेंट्री अगर पहला वाला 20 है तो और कितना होने से 90 होगा? डेफिनेटली 70। तो निकालेंगे कैसे? देयरफॉर द अदर, आप लोग वर्ड में लिखोगे कॉम्प्लीमेंट एंगल इक्वल्स टू 90 में से उसको 20 डिग्री को माइनस कर दो। तो माइनस करने के बाद आपको मिलेगा 70, यानी ये हो गया। क्लियर है? तो 70 डिग्री जो है वो दूसरा आपका कॉम्प्लीमेंट एंगल है। वैसे ही आप क्वेश्चन नंबर 2 जो है खुद से कर पाओगे, 3 जो है खुद से कर पाओगे। हम नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, या आप लोग खुद से ट्राई करोगे। सो क्वेश्चन नंबर 2 जो है इस बार क्या बोल रहा है, फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ द एंगल। यानी सप्लीमेंट का मतलब होता है दो एंगल को मिलाकर 180 डिग्री होना। यहाँ पे आप देख सकते हो पहला एंगल कितना दिया हुआ, फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ एंगल 105 डिग्री दिया हुआ है। तो हम लिखेंगे द फर्स्ट सप्लीमेंट एंगल इक्वल्स टू 105, जो भी दिया हुआ है। देयरफॉर द अदर, आप लोग वर्ड में लिखोगे सप्लीमेंट एंगल इक्वल्स टू 180 में से इसको माइनस कर देंगे जो एंगल दिया हुआ है। तो माइनस करने के बाद मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, आप लोग नीचे लिख सकेगा 75 डिग्री। सो डैट विल बी योर अदर सप्लीमेंट एंगल। वैसे करके ही क्वेश्चन नंबर 2 का बाकी क्वेश्चंस जो है आप लोग कर पाओगे सेम ऐसे सेंटेंस लिख कर। ठीक है? सो कॉम्प्लीमेंट और सप्लीमेंट ये दोनों हो गया। ये याद रखना है, कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है दोनों एंगल मिलाकर अगर 180 डिग्री होता है, कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है दोनों एंगल मिलाकर अगर 90 डिग्री होता है तो डैट विल बी टर्म्ड एज कॉम्प्लीमेंट एंगल। और दो एंगल अगर मिलाकर 180 होता है डैट विल बी टर्म्ड एज सप्लीमेंट एंगल। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है, आइडेंटिफाई वेदर द पेयर ऑफ एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री है या सप्लीमेंट्री है? तो हम यहाँ पे देख सकते हैं पहला वाला क्वेश्चन नंबर 3 का पहला वाला 1 या ए जो भी है, तो इसमें 65 डिग्री दिया हुआ है, कॉमा 115 डिग्री दिया हुआ है। ये दो एंगल दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम लिखेंगे सम ऑफ द टू एंगल्स। अगर दो एंगल को प्लस करने के बाद 90 डिग्री होगा तो वो कॉम्प्लीमेंट होगा, और अगर 180 होगा तो सप्लीमेंट होगा। तो सम ऑफ द टू एंगल्स, तो दो एंगल क्या क्या है, 65 और दूसरा है 115। दोनों को अगर आप प्लस करोगे तो आप देखोगे कि ये 180 डिग्री निकला।
180 डिग्री निकला, यानी हम बोल सकते हैं देयरफॉर इट इज सप्लीमेंट एंगल। बस हो गया। अगर सम करके 90 निकलता तो इट इज़ कॉम्प्लीमेंट एंगल। बस। सो वैसा करके बाकी भी करना है। क्वेश्चन नंबर 3 भी खुद से करोगे। क्वेश्चन नंबर 3 जो है खुद से करोगे। क्वेश्चन नंबर 3 का 2, 3, 4, 5, 6 ये सब खुद से करोगे। अभी क्वेश्चन नंबर 4 में जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? फाइंड द एंगल विच इज़ इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट। यानी कॉम्प्लीमेंट एंगल है और दोनों इक्वल है। हमको पता है कॉम्प्लीमेंट एंगल का मतलब होता है 90 डिग्री। अब दोनों इक्वल होने का मतलब क्या हुआ? 90 को 2 से डिवाइड कर दो। सो 90 को 2 से डिवाइड करोगे 45 होगा, यानी आपका 45 डिग्री होगा कॉम्प्लीमेंट एंगल। तो हम लोगों को बोला है निकालने के लिए, फाइंड बोला है यानी निकालना है। तो हम क्या करेंगे? हम मान लेते हैं लेट क्वेश्चन नंबर 4, लेट द each कॉम्प्लीमेंट था ना, ईच कॉम्प्लीमेंट एंगल बी x डिग्री। दोनों को x मान लिया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों x है, यानी पहला एंगल प्लस दूसरा एंगल दोनों मिलाकर 90 डिग्री। समझ आया? अब ये दोनों को हम प्लस करेंगे तो ये हो गया 2x इक्वल्स टू 90 डिग्री। और हमने पहले भी पढ़ा है सिंपल इक्वेशन में कि यहाँ पे अगर कोई चीज़ इंटू होता है तो वो वहाँ जाएगा तो क्या होगा? डिवाइड होगा। तो 90 डिग्री बाई 2, इसको काटोगे तो ये 45 डिग्री होगा। यानी देयरफॉर ईच कॉम्प्लीमेंट एंगल इक्वल्स टू 45 डिग्री। ख़त्म। ऐसा करके हो गया। ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है फाइंड द एंगल विच इज़ इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट, यानी सेम होना चाहिए। तो हम मान लेंगे लेट द ईच सप्लीमेंट एंगल बी x, और सप्लीमेंट का मतलब होता है दोनों मिलाकर 180, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस एक्स इज इक्वल टू 180, फिर 2x इज इक्वल टू 180। यानी मैं लिख देता हूँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। आप लोग सेंटेंस लिखोगे नंबर 5 का, लेट द ईच सप्लीमेंट एंगल बी x अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस एक्स इक्वल्स टू 180। अब ये हो जाएगा 2x इक्वल्स टू 180, और फिर x इज इक्वल टू ये इंटू में है तो डिवाइड आ जाएगा 180/2, और इसको काटोगे तो ये हो जाएगा 90, और फिर लास्ट में सेंटेंस लिख लोगे देयरफॉर ईच सप्लीमेंट एंगल इक्वल्स टू 90 डिग्री। ख़त्म। इस तरीक़ा से करना है। सो नेक्स्ट लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है नंबर 6, इन द गिवन फिगर एंगल 1 एंड एंगल 2 आर सप्लीमेंट्री एंगल। दोनों सप्लीमेंट्री एंगल है। इफ़ एंगल 1, आप देख सकते हो एंगल 1, आप लोग ने क्लास 4, 5, 6 में पढ़ा होगा कि एंगल को कैसे मेज़र करते हैं, कौन सा एंगल बड़ा होगा कौन सा एंगल छोटा होगा, ये आपको पता है। देखने से पता चल रहा है कि यहाँ पे एंगल 1 जो है बड़ा है, एंगल 2 जो है वो छोटा है, यानी उसका वैल्यू जो है डिग्री जो होगा वो एंगल 1 का बड़ा होगा, एंगल 2 का छोटा होगा। तो क्या बोल रहा है? इन द गिवन फिगर एंगल 1 एंड एंगल 2 आर सप्लीमेंट्री एंगल, यानी दोनों मिलाकर 180 डिग्री होगा। इफ़ 1 इज़ डिक्रीज, एंगल 1 को अगर कम करेंगे, यानी एंगल 1 का अगर वैल्यू कम होगा तो डेफिनेटली एंगल 2 का वैल्यू बढ़ेगा। एंगल 1 का वैल्यू अगर कमेगा, छोटा होगा, तो अगर एंगल ऐसा है ना, तो ये अगर छोटा होगा तो ये डेफिनेटली दूसरा वाला एंगल बढ़ने लगेगा। ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है इफ़ एंगल 1 इज़ डिक्रीज व्हाट चेंजेस शुड टेक प्लेस इन एंगल 2 सो डैट बोथ द एंगल स्टिल रिमेन सप्लीमेंट्री। तो सिंपल सा चीज़ है, इफ़ एंगल 1 विल डिक्रीज
देन एंगल 2 विल इंक्रीज। खत्म आंसर। एंगल 1 अगर कमेगा तो एंगल 2 बढ़ेगा। अब बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 7, कैन टू एंगल्स बी सप्लीमेंट्री? दो एंगल सप्लीमेंट्री हो सकता है इफ बोथ ऑफ देम आर एक्यूट। एक्यूट का मतलब होता है 90 डिग्री से कम, 90 डिग्री से कम और 0 से ज़्यादा। तो 90 डिग्री से अगर कोई वैल्यू कम हुआ, सबसे कम वैल्यू 90 से कम जो होगा, मतलब 90 से जस्ट कम, वो 89 होगा। तो 89 और 89 को अगर हम लोग प्लस करते हैं तो 178 ही होता है, यानी 180 नहीं हो रहा है। यानी ये एक्यूट एंगल को प्लस करेंगे तो सप्लीमेंट्री कभी भी नहीं होगा। ठीक उसी तरीके से ऑब्ट्यूज एंगल को भी प्लस करोगे। ऑब्ट्यूज का मतलब होता है 90 से बड़ा और 180 डिग्री से कम। तो 90 से कोई भी बड़ा नंबर ले लो, दो बड़ा नंबर, दोनों को प्लस करोगे तो क्या वो 180 निकलेगा? नहीं। आप कुछ भी एग्जांपल ले लो, 90 से बड़ा होना चाहिए और 180 से कम, प्लस करोगे कभी भी 180 नहीं निकलेगा, यानी सप्लीमेंट्री नहीं होगा। और कोई भी दो एक्यूट एंगल को आप ले लो, वो कभी भी 180 नहीं होगा, यानी एक्यूट एंगल भी, दो एक्यूट एंगल सप्लीमेंट्री नहीं हो सकता, दो ऑब्ट्यूज एंगल भी सप्लीमेंट्री नहीं हो सकता। दो राइट एंगल जो है वो सप्लीमेंट्री हो सकता है, क्योंकि दो राइट एंगल हुआ तो 90 + 90 180 होगा। यानी इस केस में ऑप्शन अगर राइट एंगल है तो वो सही होगा। ऑब्ट्यूज एंगल नहीं हो सकता, एक्यूट एंगल नहीं हो सकता, राइट एंगल हो सकता है, यानी थर्ड वाला करेक्ट है। नेक्स्ट आता है नंबर 8, एन एंगल इज ग्रेटर देन 45। कोई एक एंगल है, उसका वैल्यू 45 से बड़ा है, 45 नहीं है, 45 से बड़ा है, यानी 46, 47, 48 ऐसा है। इज इट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ग्रेटर देन 45? उसका जो दूसरा एंगल जो होगा, क्या वो 45 से बड़ा होगा? नहीं, 45 से बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि पहला वाला 45 से बड़ा है। हमको पता है 45 + 45 90 होता है। तो अगर पहला वाला 45 से बड़ा है तो दूसरा वाला 45 से छोटा होना पड़ेगा। अगर ये 45 होता, पहला वाला अगर 45 होता तो दूसरा वाला भी 45 होगा। अगर पहला वाला 45 से बड़ा है तो दूसरा वाला का 45 से छोटा होना होगा। तो यहाँ पे बोल रहा है एन एंगल इज ग्रेटर देन 45, 45 से बड़ा है। इज इट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, इज इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ग्रेटर देन 45 और इक्वल टू 45 और लेस देन 45? सो आंसर होगा लेस देन 45। रीज़न क्या होगा? इफ़ वन एंगल इंक्रीजेस देन द अदर एंगल डिक्रीजेस। सो इसीलिए एक अगर 45 से ज़्यादा हो रहा है तो दूसरा वाला उससे कम होगा। सिंपल सा चीज़ है। सो इसका आंसर यही होगा, लेस देन 45। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 9। मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में एडजेसेंट एंगल के बारे में बताया था, एंगल्स का नाम कैसे लेना है, ये सारा चीज़ बताया था। तो वो सारा चीज़ अब यहाँ पे हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो देखते हैं कि क्या क्या है क्वेश्चन। तो सबसे पहले आप लोग इसका डायग्राम बना लेना अपना कॉपी में, राइट हैंड साइड में, यूजिंग स्केल एंड पेंसिल। और उसके बाद बनाने के बाद फिर आप लोग वीडियो को प्ले करके देख लेना। अभी फ़िलहाल के लिए वीडियो को पॉज कर दो और फिर अपना डायग्राम वायग्राम बना लो। जब डायग्राम ख़त्म हो जाएगा तो फिर प्ले कर लेना। ओके, अब आप लोग प्ले करके देख सकते हो। तो यहाँ पे कुछ कुछ क्वेश्चन बोला है। मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को एडजेसेंट एंगल के बारे में बताया था, लीनियर पेयर के बारे में बताया था, स्ट्रेट एंगल के बारे में बताया था, वर्टिकली अपोजिट एंगल के बारे में बताया था। ये सारा वीडियो जो है अच्छा से देखकर समझा है तो अभी जो भी चीज़ बोलूँगा वो समझ आएगा। अगर नहीं आया है तो आज पूरा बाउंस होगा। तो यहाँ पे अभी क्वेश्चन में एडजेसेंट एंगल का मतलब क्या होता है? तो एडजेसेंट एंगल का मतलब मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था वीडियो में कि अभी मान लो कि ये हो गया, ये एक एंगल है, इसका एक नाम होता है। मैंने लास्ट वीडियो में सिखाया था कैसे नाम लेना है। जैसे कि ये ए हो गया, ये ओ हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। तो इस एंगल का नाम हम कैसे लेंगे? ये जो दो आर्म हैं, कोई एक साइड से हम लोग आते हैं ए ओ बी, या फिर हम बोल सकते हैं एंगल बी ओ ए।
अगर इस एंगल का नाम लेना है तो हम लोग बोलेंगे ये दो आर्म है, तो इस दो आर्म में एंगल बी ओ सी या तो फिर एंगल सी ओ बी। आप देख सकते हो ये एंगल और ये एंगल दोनों पास में हैं, दोनों का कॉमन वर्टेक्स है ये, और बीच में एक कॉमन आर्म होना चाहिए, यानी उन लोगों का एक पॉइंट कॉमन होना चाहिए और एक आर्म कॉमन होना चाहिए, तब जाके ही कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए और एक आर्म कॉमन होना चाहिए, तब जाके होगा। जैसे कि मैंने बताया था कि ये एक एंगल हो गया और ये एक एंगल हो गया, दोनों का आर्म्स तो सेम है, दोनों का कॉमन आर्म सेम है, लेकिन इसका वर्टेक्स ये हो गया, इस एंगल का वर्टेक्स ये हो गया, यानी दो अलग अलग वर्टेक्स हो गया। दिस इज़ नॉट एन एडजेसेंट एंगल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, एंगल 1 एडजेसेंट टू एंगल 2। आप देख सकते हो ये है एंगल 1 और ये है एंगल 2। सो एंगल 1 और एंगल 2 का कॉमन वर्टेक्स ये हो गया और दोनों में ये कॉमन है, यानी यस दोनों का कॉमन आर्म है और कॉमन वर्टेक्स है। नेक्स्ट बोल रहा है इज एंगल ए ओ सी यानी एंगल 1 जो है एडजेसेंट टू एंगल ए ओ ई यानी ये पूरा एंगल। तो आप देख सकते हो दोनों का कॉमन वर्टेक्स है लेकिन कॉमन आर्म नहीं है, बीच का आर्म जो है वो नहीं है, सो ये नो होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं एंगल ए ओ ई ये हुआ, इसका ये बाहर का आर्म हुआ, अंदर वाला बीच का कॉमन आर्म होना चाहिए, तब जाके ही ये एडजेसेंट एंगल होगा। ये बड़ा एंगल हो गया और ये एक छोटा एंगल हो गया, पूरा एंगल जो है ये आधा मिलाकर तब एडजेसेंट होता है। ये नहीं कि ये पूरा और ये थोड़ा, नहीं, ऐसे नहीं होता है। दोनों का कॉमन आर्म होना चाहिए, कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए। अब जैसे कि इस एंगल में ए ओ सी ये एंगल हुआ और ए ओ ई में इसमें ये पूरा एंगल हुआ, ये बीच का कॉमन नहीं हुआ ना, बीच का कॉमन होना ज़रूरी है, तो ये नो हुआ। डू एंगल सी ओ ई यानी एंगल 2 एंड एंगल ई ओ डी यानी एक हो गया सी ओ ई यानी ये एंगल और दूसरा हो गया ई ओ डी यानी ये पूरा एंगल। क्या ये दोनों लीनियर पेयर फॉर्म करता है? लीनियर पेयर का मतलब था कि दोनों मिलाकर 180 डिग्री। तो देखो एक सीधा लाइन है, ये एंगल 2 और 3 इसको मिलाओगे तो एक सीधा लाइन बन रहा है, सीधा एंगल बन रहा है, यानी यस ये होगा। उसके बाद आर एंगल बी ओ डी यानी 4 एंगल 4 एंड एंगल डी ओ ए ये हो गया ये एंगल। क्या ये दोनों एंगल, ये एंगल और ये एंगल मिलाकर सप्लीमेंट्री होगा? तो आप देख सकते हो ये एक सीधा लाइन है तो ये 180 डिग्री होता है, यानी हाँ ये होगा, यस। नेक्स्ट आता है इज एंगल 1 का मतलब ये हो गया वर्टिकली अपोजिट एंगल टू 4। वर्टिकली अपोजिट का मतलब क्या होता है कि दो लाइन अगर एक दूसरे को कट करता है, दो लाइन अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है तो ये एंगल इसके बराबर होता है वर्टिकली अपोजिट एंगल। मैंने लास्ट क्लास में बताया था वीडियो में, और ये एंगल जो होगा इसके बराबर होगा, यानी जब दो लाइन काटता है तब अपोजिट एंगल सेम होता है। यानी यहाँ पे क्या बोला, एंगल 1 यानी ये हुआ एंगल 1। तो आप देख सकते हो इस लाइन को अगर आप भूल जाओ, इस लाइन को अगर आप भूल जाओ तो आप देख सकते हो 1 का अपोजिट क्या है, 4 है। तो यहाँ पे देखो इज एंगल 1 वर्टिकली अपोजिट टू 4, यस। और लास्ट वाला है ई व्हाट इज़ द वर्टिकली अपोजिट एंगल ऑफ एंगल 5। एंगल 5 तो ये है, तो इसके लिए आप फिर से इसको भूल जाओ। तो 5 का अपोजिट क्या है, 2 और 3 है। 5 का अपोजिट 2 और 3 है, यानी 2 और 3 को दोनों एक साथ मिलाओगे तो ये वाला एंगल बनेगा, यानी एंगल बी ओ सी या तो फिर सी ओ बी। सो आंसर में हम लिखेंगे एंगल बी ओ सी या फिर एंगल सी ओ बी, दोनों में से कोई भी लिखो, ख़त्म, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आप लोग डायग्राम देख सकते हो। डायग्राम आप लोग बुक में ही होगा, बुक में आप लोग देख लेना, मैं बना के दिखाता हूँ, तो आप लोग वीडियो पॉज कर लेना।
नहीं, आप लोग को वीडियो पॉज करने का ज़रूरत नहीं, आप लोग बुक में ही देखोगे। मैं वीडियो पॉज करके अपना डायग्राम बना लेता हूँ, फिर जब हो जाएगा तो मैं वीडियो प्ले कर लूँगा, ठीक है। तो आप लोग बुक में देखना, मैं वो कॉपी से समझा दूँगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहा है इंडिकेट विच पेयर ऑफ एंगल्स आर वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो आप देख सकते हो इस लाइन को अगर मैं मिटा दूँ तो आप देख सकते हो दो लाइन है, यानी 1 का ऑपोजिट क्या होगा, 4 होगा। यानी आपका आंसर होगा पहला वाला वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या होगा, एंगल 1 एंड एंगल 4। ये हो गया आपका पहला वाला आंसर। और दूसरा क्या है, इंडिकेट लीनियर पेयर होना चाहिए। विच पेयर ऑफ एंगल्स आर लीनियर पेयर। सो लीनियर पेयर का मतलब है एक स्ट्रेट एंगल होना चाहिए, यानी इसको अगर मैं भूल जाऊँ तो आप देख सकते हो 1 और 5 मिलाने से एक सीधा एंगल बनेगा। यानी मैं दूसरा वाला का आंसर बता रहा हूँ, एंगल 1 एंड 5, एंगल 1 एंड एंगल 5। अच्छा, ये दो एंगल भी तो मिला सकता हूँ। इसको अगर इस साइड का भूल जाए तो हम 5 और 4 भी तो बोल सकते हैं कि एक सीधा एंगल बन रहा है। ये 5 और ये 4 एक सीधा एंगल बनेगा कि नहीं, तो हम लोग 5 और 4 को भी बोल सकते हैं। दो ही एंगल होना चाहिए, तो एंगल 5 एंड एंगल 4 ये भी होगा, एंगल 5 एंड एंगल 4, यहाँ पे बीच में कॉमा होगा। ये पहला वाला का आंसर है और ये दूसरा का दो आंसर होगा, बाकी नहीं होगा। जैसे कि ये एंगल और ये एंगल मिला होगा तो 3 एंगल हो गया। 3 एंगल लीनियर पेयर नहीं होता है, दो एंगल को मिलाकर अगर 180 होता है तो लीनियर पेयर, ये और ये लीनियर पेयर। ओके, नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में बोल रहा है इन द फॉलोइंग फिगर एंगल 1 एडजेसेंट टू एंगल 2 गिव रीज़न। एंगल 1 जो है एंगल 2 का एडजेसेंट है कि नहीं। मैंने ऑलरेडी बता ही दिया था, मैंने ऑलरेडी बता दिया था कि इस फिगर में देखो, यही फिगर है, ये एंगल 1 हो गया, ये एंगल 2 हो गया। तो ये दोनों फिगर में दोनों का कॉमन आर्म तो है बट कॉमन वर्टेक्स नहीं है। तो आप देख सकते हो कि ये जो फिगर जो है आपका बुक में जो फिगर है उसमें एंगल 1 और एंगल 2 जो है वो एडजेसेंट नहीं है। तो आपका आंसर होगा नो, बिकॉज दे डोंट हैव अ कॉमन वर्टेक्स, दैट्स ऑल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। सो 12 का डायग्राम बनाओ आप लोग। 12 का पहला वाला अपना कॉपी में बनाओ, फिर मैं समझा रहा हूँ कि कैसे करना है। तो तब तक वीडियो आप लोग पॉज कर लो। ओके, सो डायग्राम अगर हो गया तो वीडियो को प्ले करके आप लोग देख सकते हो, नहीं हुआ है तो पॉज करके फिर से बनाना। तो यहाँ पे आपको ये फिगर दिया हुआ है, ये फिगर दिया हुआ है 12 का नंबर 1। आपको बोला है इसमें x, y और z का वैल्यू निकालना है। तो कैसे निकालेंगे ये आपके ऊपर में है। आपको अगर प्रॉपर्टीज़ पता है, जो मैंने लास्ट क्लास में सिखाया था कि कौन सा एंगल किसके बराबर होता है या कौन सा दो एंगल लेने से लीनियर पेयर होता है, ये सब चीज़ आपको पता होना चाहिए। अगर ये पता है तभी जाके आप निकाल पाओगे। तो आप देख सकते हो ये दो लाइंस जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो 55 और x दोनों बराबर होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो हम लिखेंगे x इज़ इक्वल टू 55, x इज़ इक्वल टू 55, यानी x जो है 55 के बराबर है। क्यों, रीज़न होगा, आप लोग वर्ड में लिखना वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्ड में लिखना वर्टिकली अपोजिट एंगल। हो गया पहला वाला। अब आपको y भी चाहिए, z भी चाहिए। अब आप देख सकते हो ये एक लाइन है, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मिलाकर एक सीधा एंगल होगा कि नहीं। ये एंगल और ये एंगल दोनों मिलाकर एक सीधा लाइन में आ रहा है, यानी दो एंगल मिलकर एक सीधा लाइन बनाता है, तो वो 180 डिग्री होता है, यानी ये लीनियर पेयर होगा। यानी मैं बोलूँगा नाउ y प्लस 55 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। और यहाँ पे आप रीज़न लिखोगे लीनियर पेयर, वर्ड में लिखना लीनियर पेयर। अब फिर इसको सॉल्व कर लेंगे, y को इधर ही रख दिया और ये 180 तो यहीं पे है, ये 55 वहाँ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अब इसको जब माइनस करोगे तो y इज़ इक्वल टू 125 निकलेगा, y भी निकल गया। तो y जब निकल गया, आपको पता चल गया कि y का वैल्यू मैंने मिल गया,
x का भी वैल्यू मिल गया। अब z चाहिए, तो z को आप क्या बोल सकते हो, देखो ये दो लाइन है, ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो y और z बराबर होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो अभी फिर से लिखूंगा, अगेन z इज इक्वल टू वाई, z जो है y के बराबर है, रीज़न होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो आप लोग वर्टिकली अपोजिट एंगल लिखोगे। और फिर z इक्वल्स टू y का वैल्यू तो हमने निकाल लिया ना 125, तो y के जगह में 125 डिग्री पुट कर दिया, ख़त्म। तो ये देखो आपको x मिल गया, y भी मिल गया और z भी मिल गया। सो ये अच्छा से समझना है, बिना समझे हुए आप लोग ये नहीं कर पाओगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, तो नंबर 12 का सेकंड वाला डायग्राम बनाओ। ओके, अगर आप लोग ने डायग्राम बना लिया तो वीडियो को ऑन कर लेना और फिर आप लोग देख सकते हो। अगर नहीं बनाया तो वीडियो को पॉज करके ही रखना। हो जाने के बाद आप लोग देखोगे कि आपका डायग्राम कुछ इस तरीके का है। तो आपको इसमें भी x, y और z का वैल्यू निकालना है। अब आप देख सकते हो, अगर मैं इस चीज़ को भूल जाऊं तो आप देख सकते हो ये एक सीधा लाइन है। ये सीधा लाइन में 1, 2 और 3 एंगल है, ये तीनों एंगल को मिलाकर 180 डिग्री ही होगा। अगर 2 एंगल मिलाकर 180 होता है तो उसका रीज़न होता है लीनियर पेयर। लेकिन अगर 2 से ज़्यादा एंगल है, यानी 3 एंगल है, 4 एंगल है, उस केस में हम रीज़न देते हैं स्ट्रेट एंगल। यानी हम बोल सकते हैं 40 डिग्री प्लस x प्लस 25, ये हो जाएगा आपका 180 डिग्री, रीज़न होगा स्ट्रेट एंगल। तो हम लिखते हैं 40 डिग्री प्लस x प्लस 25 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री, और रीज़न होगा स्ट्रेट एंगल। आप लोग स्ट्रेट एंगल बोल के लिखना। हो जाने के बाद अब इसको हम लोग प्लस कर देते हैं, तो 40 प्लस 25 हो गया 65 प्लस x इक्वल्स टू 180। आपको पता है यहाँ पे कोई चीज़ प्लस में रहता है तो वहाँ जाके साइन चेंज हो जाता है, यानी माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे 180 माइनस 65, तो जब आप इसको माइनस करोगे तो आपको मिलेगा x का वैल्यू 115 डिग्री। तो ये x का वैल्यू मिल गया, हमको x का वैल्यू मिल गया। ओके, ठीक उसी तरीक़ा से क्या मैं बोल सकता हूँ, इस बार ये सब को भूल जाओ, इस साइड का चीज़ को भूल जाओ, ये इस साइड का चीज़ को मैं भूल गया, ये रहा, ये चीज़ को मैं भूल गया। तो इस चीज़ को अगर मैं भूल जाऊं तो आप देख सकते हो 40 और y जो है वो एक सीधा एंगल बना रहा है, सिर्फ 2 एंगल मिलकर बना रहा है, यानी ये लीनियर पेयर बोल सकते हैं। यानी 40 प्लस y जो है लीनियर पेयर होगा। तो अभी हम लोग लिखेंगे नाउ, तो यहाँ पे अभी लिखेंगे नाउ। आप लोग नीचे से लिखोगे, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, अपना पेज बचा रहा हूँ। नाउ मैं बोल सकता हूँ y प्लस 40 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री, रीज़न क्या हो गया, लीनियर पेयर। आप लोग वर्ड में लिखना लीनियर पेयर। अब y को इधर ही रहने दो, ये 40 उधर चला जाएगा, तो 180 माइनस 40 डिग्री, अब ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 180 में से 40 गया तो आपके पास बच जाएगा 140। तो ये हो गया आपका y का वैल्यू, x निकल गया, y भी निकल गया। अगर आप ध्यान से देखो तो फिर से आप देखोगे कि y और z जो है वो एक सीधा एंगल बना रहा है, ये दोनों सीधा एंगल बना रहा है। तो हम फिर से बोल सकते अगेन y प्लस z इक्वल्स टू 180 डिग्री, और रीज़न होगा लीनियर पेयर। अब y का वैल्यू हमने निकाल लिया, पता है बोल के हमने रिलेशन लिया। शुरुआत में अगर आप y प्लस जेड इक्वल्स टू 180 बोलता तो आपको तो y का भी वैल्यू पता नहीं है, z का भी वैल्यू नहीं पता, आप कैसे निकालोगे, मुश्किल होगा। तो इसीलिए मैंने पहले y निकाल लिया, अब z के साथ कंपेयर कर रहे हैं। तो y प्लस जेड इक्वल्स टू 180 डिग्री, y का वैल्यू 140 है, हमको पता है, तो y के जगह में मैं 140 पुट कर दूंगा, प्लस z इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब ये 140 उधर जाएगा तो ये हो गया z इक्वल्स टू 180 माइनस 140 इक्वल्स टू 40 डिग्री, यानी z का वैल्यू हो गया 40 डिग्री, यानी z भी ये हो गया x, ये हो गया y और ये हो गया z। तो आपको x, y, z का वैल्यू निकालना था, तीनों निकल गया। ओके, समझ नहीं आएगा तो वीडियो को दोबारा से देखना, बार बार देखना, समझ आ जाएगा। अब नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 13। ये सब तो फिल इन द ब्लैंक्स है।
तो देखते हैं यहाँ पे क्या बोला है, इफ़ टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री, दो एंगल अगर कॉम्प्लीमेंट्री होता है, देन द सम ऑफ देयर एंगल मेजर इज 90 डिग्री, कॉम्प्लीमेंट्री होने से 90 होता है। दूसरा, इफ़ टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री होता है, देन द सम ऑफ देयर मेजर इज 180 डिग्री। नेक्स्ट आता है, टू एंगल्स फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर आर सप्लीमेंट्री, दो एंगल मिलकर अगर लीनियर पेयर बनता है तो वो 180 डिग्री होता है, और 180 डिग्री का मतलब सप्लीमेंट्री होता है। आप 180 भी लिख सकते हो, सप्लीमेंट्री भी लिख सकते हो, आपका मर्जी। नेक्स्ट नंबर 4, इफ़ टू एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, अगर दो एडजेसेंट एंगल यानी पास पास का एंगल मिलाकर सप्लीमेंट्री होता है, देन दे फॉर्म अ लीनियर पेयर, वो लीनियर पेयर होता है। अगर दो एंगल मिलाकर एक सीधा लाइन बनेगा, लीनियर पेयर है वो। नंबर 5, इफ़ टू लाइन्स इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, दो लाइन अगर एक दूसरे को ऐसे काटता है, देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल, इक्वल होता है, हमको पता है। नेक्स्ट आता है, इफ़ टू लाइन्स इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, दो लाइन अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है कोई एक पॉइंट में, एंड इफ़ वन पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर एक्यूट, अगर एक एक्यूट होता है तो दूसरा ऑब्ट्यूज होगा, बताया था ना पहले भी। देन द अदर पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ओ नहीं, एक मिनट, इफ़ टू लाइन्स इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट एंड इफ वन पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर एक्यूट, हाँ, देन द अदर पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल इज ऑब्ट्यूज, खत्म खत्म। और दूसरा वाला ऑब्ट्यूज होगा, अगर एक एक्यूट है तो दूसरा ऑब्ट्यूज होगा। ना क्वेश्चन नंबर 14 जो है, यहाँ पे आप लोगों को खुद से करना होगा, ये क्वेश्चन आप लोग खुद से ट्राई करना, इजी है, आप लोग खुद से ट्राई करना, खुद से ट्राई करोगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। ये सारा क्वेश्चन करके मेरे को भेजना है। ओके, थैंक यू वेरी मच।